गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अनुष्का फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुबला खान, रिटन बाय एस.टी. कॉलरिज। सबसे पहले बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। गाइस, इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी। अगर आप अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचते रहे। साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। उसमें वीडियो से रिलेटेड आपके जो भी नोट्स होते हैं वो आपको पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड किए जाते हैं। शुरू करते हैं आज की पोएम को, कुबला खान, इसके इंट्रोडक्शन के साथ। कंप्लीटेड इन 1797 एंड पब्लिश्ड इन 1816। इसे 1797 में ही कंप्लीट कर लिया गया था, लेकिन ये जो पब्लिश है वो लेट पब्लिश हुई थी काफ़ी, 1816 में। 54 लाइन्स की ये पोएम है। पोएम वॉज कंपोज्ड वन नाइट आफ्टर ही हैड ओपियम। यानी कि ये जो पोएम है, जब कॉलरिज ने ओपियम, जो एक तरीके की ड्रग होती है, वो ड्रग खा लिया था, उसके नेक्स्ट डे उन्हें एक ड्रीम आया था और उसके बाद उन्होंने ये पोएम लिखी थी। He had dreamt this after reading a work describing Shangdu, capital of Yuan dynasty and founded by Mongol Emperor कुबला खान। उन्होंने एक ड्रीम देखा था, मीन्स उन्होंने रात को ओपियम यानी एक ड्रग जो होता है, एक ड्रग टाइप का, वो खाया। उसके बाद उन्हें एक ड्रीम आया। वो एक वर्क को रीड कर रहे थे, यानी एक बुक रीड कर रहे थे वो, जो कि कैपिटल ऑफ युआन के बारे में थी, जिसे मंगोल एम्पीरियर के मंगोल एम्पीरियर जो थे कुबला खान, उन्होंने डिस्कवर किया था। ठीक है, तो वो उससे रिलेटेड एक बुक पढ़ रहे थे और उसके बाद उसी पे उन्होंने ये पोएम लिखी थी। Upon waking, he had wrote lines of poetry that came to him from the dream until he was interrupted by a person. जब वो उठे तो उन्होंने इस पोएम को लिखा। ये पोएम कम से कम 200 से 300 लाइन्स की होने वाली थी, लेकिन जिस दौरान वो इस पोएम को लिख रहे थे तब एक पर्सन ने उन्हें इंटरप्ट किया, यानी डिस्टर्बेंस के कारण वो बाकी की लाइन्स जो थे वो भूल गए। पोएम कुड नॉट बी कंप्लीटेड, जिसके कारण ये जो पोएम है ये सिर्फ 54 लाइन्स तक की ही रह गई, वरना हो सकता था कि ये पोएम 200 से 300 लाइन्स तक जाती। इसके काफ़ी सालों तक, यानी इसे जब उन्होंने 1797 में कंप्लीट कर लिया था, इसके काफ़ी सालों तक उन्होंने इस पोएम को रखा था, मीन्स एज सिर्फ खुद ही रीड करने के लिए। बाद में इसे काफ़ी टाइम बाद पब्लिश कराया गया था। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन। तो गाइस, शुरू करते हैं हम इसकी स्टेंजा वाइज लाइन बाय लाइन समरी को। फर्स्ट स्टेंजा, इन ज़नाडू डिड कुबला खान अ स्टेटली प्लेजर डॉम डिक्री वेयर एल्फ द सैक्रेड रिवर रैन। इसमें जो कुबला खान है वो ऑर्डर देता है कि ज़नाडू, एक जगह का नाम है, कि ज़नाडू नाम की एक जगह पर एक ब्यूटीफुल सा एक प्लेस बनाया जाए जहाँ पर वेयर एल्फ द सैक्रेड रिवर रन। एल्फ बेसिकली एक रिवर है जो कि एक्चुअल में कोई रिवर नहीं है, ये पॉइंट ने इमेजिन किया है कि एक एल्फ नाम की रिवर होगी जो कि फ्लो करेगी थ्रू कैवर्न्स मेजरलेस टू मैन डाउन टू अ सनलेस सी। वो इतनी गहरी होगी कि वो मेजरलेस, कैवर्न्स का मतलब है यहाँ पर केव, यानी ऐसे केव्स जिन्हें मेज़र नहीं किया जा सकता, यानी बहुत ही बड़े बड़े केव्स, वहाँ तक ये जो रिवर है ये फ्लो करेगी डाउन टू अ सनलेस सी। और ये इतनी गहरी होगी कि बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में होगी वो, और जहाँ पर जो सन रेज है वो ना पहुँच पाए, यानी सन की रेज उस ओशियन की डेप्थ तक ना पहुँच पाए। अब आता है इसका सेकेंड स्टेंजा। सोड वाइज 5 miles fertile ground with walls and towers were girded round and here were gardens bright with rills। यानी इसमें ये बोलता है कि जिस जगह पे वो बनाना चाहते हैं उस प्लेस को, उस पैलेस को जहाँ बनाना चाहते हैं,
वो 5 माइल्स है, मीन्स उसका जो एरिया है 5 माइल्स का है। और जो ग्राउंड है वो फर्टाइल है, फर्टाइल ज़मीन है वहाँ की। विद वॉल्स एंड टावर्स विद कर्ल्ड राउंड, और उसके चारों तरफ जो है वो टावर्स होंगे और वॉल्स होंगी, गार्डन्स होंगे ब्राइट, जहाँ पर लाइक बहुत अच्छे अच्छे गार्डन्स होंगे, माउंटेन्स होंगे, हिल्स होंगे। वेयर ब्लॉसम मैनी एन इंसेंस बियरिंग ट्री, एंड हेयर वर फॉरेस्ट एंशिएंट एज द हिल्स, एनफोल्डिंग सनी स्पॉट्स ऑफ ग्रीनरी। और इसके अलावा वहाँ पर ब्लॉसम्ड इंसेंस बियरिंग ट्रीज, यानी बड़े बड़े ट्रीज होंगे, ब्यूटिफुल फ्लावर्स होंगे, गार्डन्स होंगे। एंड हेयर वर फॉरेस्ट एंशिएंट एज द हिल्स, फॉरेस्ट होंगे उसके चारों तरफ, एनफोल्डिंग सनी स्पॉट्स ऑफ ग्रीनरी, जहाँ पर हल्की सी जो है सन की रोशनी आएगी, मीन्स उस ग्रीनरी को स्पॉट करेगी सनलाइट। सो अब शुरू करते हैं इसका थर्ड स्टेंजा। बट ओ दैट डीप रोमांटिक chasm which slanted down the green hill athwart a sudden curve। इसमें फर्दर पॉइंट ये बोलता है कि वो जो पैलेस बना रहे हैं वहाँ पर एक डीप रोमांटिक चार्ज, चार्ज का यहाँ पे मतलब है कि खाई, एक स्लेंटेड यानी थोड़े एंगल पे एक स्लेंटेड खाई होगी। डाउन द ग्रीन हिल एटवर्ड अ सडन कवर, जहाँ पर उसके नीचे सेडन के ट्रीज होंगे। अ सेवेज प्लेस एज होली एंड एन्चेंटेड, और वो जगह सेवेज भी होगी यानी वाइल्ड भी होगी, होली भी होगी, पवित्र भी होगी और अट्रैक्टिव भी होगी। As ever beneath a waning moon was haunted by women willing for her demon। वहाँ पे वो थोड़े से डिस्टेंस पे ऑब्जर्व करते हैं कि वहाँ पर जो एक वुमेन है वो रो रही है बिकॉज ऑफ अ डेमोन लव, यानी कि उसका जो लवर था वो उससे प्यार करता था बट थोड़े टाइम बाद वो उसे छोड़ के चला जाता है, तो उसे ढूंढने के लिए वो वहाँ पर जाती है और काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है, यानी सुबक रही होती है बहुत ज़्यादा। बात है इसका फोर्थ स्टेंजा। And from this chasm with ceaseless seething, as if this earth in fast thick pants were breathing। यानी इसमें पॉइंट ये बोलता है कि वहाँ पर सीजलेस सीदिंग है, यानी कि पानी के टपकने की आवाज़ आ रही है, पानी के बहने की आवाज़ आ रही है, जो कि सीजलेस है यानी जो कभी ख़त्म ही नहीं होगी। ऐसा लग रहा था कि जो अर्थ है वो हाफ रही है, मतलब ऐसी इस तरीके की आवाज़ें वहाँ से आ रही थी। A mighty foundation momently was forced, amid whose swift half intermittent burst, huge fragments vaulted intermittent burst। यानी वहाँ पर जो फाउंटेन्स हैं, यानी बड़े बड़े फाउंटेन्स हैं वो गिर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े फाउंटेन्स हैं वहाँ पर, वाटरफॉल्स हैं, और इसके अलावा वहाँ पर स्नोफॉल हो रहा है, जो कि पूरा इस पैराग्राफ में डिस्क्राइब किया गया है। सो अब शुरू करते हैं इसका फिफ्थ स्टेंजा। और चाफी ग्रेन बीनीथ दी थ्रेशर्स प्ले एंड मिड दीज डांसिंग रॉक्स एट वंस एंड एवर। इस स्टेंजा में वो क्या बोलते हैं कि जो वाटर है वो वहाँ पर वैसे गिर रहा है जैसे कि ग्रेन, जब हम ग्रेन्स को साफ करते हैं तो वो गिरते हैं, उस तरीके से वहाँ पर गिर रहा है। यहाँ पर एक इमेजरी का यूज़ किया गया है जो हमारा पोएटिक डिवाइस है, और ये सब जो है रॉक्स पे गिर रहे हैं, यानी रॉक्स पे वो ग्रेन्स डांस कर रहे हैं, यानी पानी जो है रॉक्स के ऊपर गिर रहा है। इट फ्लंग अप मोमेंटली द सेक्रेड अ रिवर 5 miles मिंडरिंग विद अ मेजी मोशन। और जो एरिया है वहाँ का, वहाँ पर सैक्रेड रिवर, जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी रिवर एल्फ की, वो वहाँ पर फ्लो कर रही है 5 miles वो फ्लो कर रही है, मेंडरिंग विद अ मेजी मोशन, यानी एक जिगजैग मोशन में वो फ्लो करती हुई 5 miles जा रही है। थ्रू वुड एंड डेल द सेक्रेड रिवर रैन, देन रीच द कैवर्न्स मेजरलेस टू मैन। अब जो वो रिवर है वो फ्लो करती हुई जा रही है, वो सैक्रेड रिवर एल्फ, वो वुड और डेल यानी कि जो स्टोन्स वगैरह वहाँ पर है उन पे से फ्लो करती हुई जा रही है, और वो कहाँ पहुँचती है, मेजरलेस केव्स में, यानी ऐसी केव्स जिन्हें हम मेज़र नहीं कर सकते, नहीं बहुत ही बड़ी गहरी केव्स में वो पहुँचती हैं।
and mid this tumblet to lifeless ocean. Ancestral's voice professing war. अब क्या होता है, वो पहले केव्स की तरफ जाती है नदी, और उसके बाद वो एक लाइफलेस ओशियन, यानी कि लाइफलेस का मतलब यहाँ पे है जहाँ पर कोई जीवन नहीं, यानी स्थिर, जो एकदम स्थिर है, स्टिल ओशियन में जाकर वो नदी मिल जाती है। इसी दौरान जो एंसेस्ट्रल्स है, यानी जो पूर्वज वगैरह हैं, वो प्रोफेसिंग यानी कि एक भविष्यवाणी करते हैं कि जल्द ही यहाँ पर वॉर यानी लड़ाई होने वाली। अब स्टार्ट करते हैं इस पोएम का स्टेंजा नंबर 6। द शैडो ऑफ द डोम ऑफ प्लेजर फ्लोटेड मिडवे ऑन द वेव्स। अब क्या होता है, जो डोम बना हुआ होता है उसकी शैडो जो है वो वाटर पे पड़ती है, और जैसे जैसे वो वाटर वहाँ पर फ्लो कर रहा होता है तो ऐसा लगता है कि जो वो डोम है वो भी वाटर के साथ वहाँ पर फ्लो कर रहा है। Where was heard the mingled measure from the fountain and the caves। अब यहाँ पर क्या होता है, दो जगह से आवाज़ें आ रही होती है। पहली जो आवाज़ होती है वो आ रही होती है फाउंटेन से, और दूसरी आवाज़ आ रही होती है केव से। It was a miracle of rare device, a sunny pleasure done with caves of ice। अब वो जो सीनरी होती है, वो जो नज़ारा होता है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है, बिल्कुल एक मिराकल की तरह लगता है, एक रेयर डिवाइस की तरह लगता है, जहाँ पर सूरज की रोशनी भी होती है, मतलब सनशाइन भी होती है वहाँ पर, और दूसरी तरफ जो आइस है वहाँ पर, और जो केव्स है वहाँ पर वो आइस से बनी हुई होती है। स्टैंजा नंबर 7। अ डैम्सल विद ड्यू स्लिमर इन अ विजन वंस आई सॉ। अब क्या होता है, डैम्सल का मतलब है यहाँ पर अप्सरा, एंड डल्सिमर यहाँ पर उसका एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, कि वहाँ पर उन्हें एक अप्सरा दिखाई देती है जो कि अपना एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रही होती है। इन अ विजन वंस आई सॉ इट वॉज एन एब्सेनियन मेड। वो एक एब्सेनियन जो एक जगह का नाम है, वहाँ की मेड होती है। एंड ऑन हर डल्सिमर शी प्लेड सिंगिंग ऑफ माउंट एबोर हर सिम्फनी एंड सॉन्ग। अब वो अपने डल्सिमर पे, यानी जो उसका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, उस पर वो एक गाना गा रही होती है जो कि माउंट एबोरा के लिए होता है। अब स्टार्ट करते हैं इस पोएम का स्टेंजा नंबर 8। टू मच अ डीप डिलाइट इट वुड विन मी दैट विद म्यूजिक लाउड एंड लॉन्ग आई वुड बिल्ड दैट डोम इन यू। अब इसमें जो कुबला खान है वो ये बोलता है कि वो इस डोम का डिस्क्रिप्शन, यानी जो डोम है इसका डिस्क्रिप्शन इतना अच्छे से देगा, इतने डिलाइटफुल वे में, और इतने अच्छे लाउड और लॉन्ग म्यूज़िक के साथ देगा कि लोगों को ये लगेगा कि वो जो डोम है वो हवा में तैर रहा है। दैट सनी डोम दोज केव्स ऑफ आइस एंड ऑल हु हर्ड शुड सी देम देयर। जहाँ पर सन भी है, आइस की केव्स भी हैं उस डोम के आसपास, और जो जितने भी लोग हैं जो उसे देख रहे हैं उन्हें ये लगेगा कि ये हवा में तैर रहा है, एंड ये कोई मैजिशियन है जिसने इसे हवा में उड़ा दिया है। एंड ऑल दोज शुड क्राई बिवेयर बिवेयर, और वो सब उससे डर जाएंगे और डर के मारे वो चिल्लाएंगे बिवेयर एंड बिवेयर। अब 9th स्टैंजा आता है इस पोएम का लास्ट स्टैंजा। His flashing eyes is floating here, weave a circle round him thrice। वो ये इमेजिन करते हैं कि लोग उसे बोल रहे हैं कि उसकी फ्लैशिंग आइज हैं, उसके फ्लोटिंग ईयर, लहराते हुए बाल हैं, और उसके चारों तरफ वो चक्कर लगाना शुरू करेंगे थ्राइस यानी 3 बार। एंड क्लोज योर आइज विद होली ड्रेडेड फॉर ही ऑन हनी ड्यू हैथ फेड एंड ड्रंक द मिल्क ऑफ पैराडाइज। और उसे ये लगता है कि लोग उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें करेंगे और ये बोलेंगे कि उसने कितना अच्छा काम किया है, और कि उसने डोम का इतना अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया है, उसे हवा में ले आया है। और वो अपनी आइज़ क्लोज करेंगे और उन्हें पूरी होली प्लेस वाली फीलिंग आएगी कि वो एक होली प्लेस में है, और वो इस तरीके से एक्ट करने लगता है कि जैसे उसने हनी ड्यू और मिल्क ऑफ पैराडाइज को ड्रिंक कर लिया। तो ये थी इसकी बात करते हैं इस पोएम के थीम्स की। फर्स्ट थीम आता है इसका प्लेजर एंड वायलेंस, सेकेंड इज क्रिएटिविटी एंड रीजन, थर्ड इज द लिमिट्स ऑफ क्रिएटिविटी। एंड इस पोएम की कोई पर्टिकुलर राइमिंग स्कीम नहीं है,
वो स्टेंजा टू स्टेंजा वेरीफाई करती है, चेंज होती रहती है। सो गाइस, इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, नेवर स्टॉप लर्निंग बिकॉज लाइफ नेवर स्टॉप टीचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।